हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे जो आपको पता ही है 3 जून आज हो गई है और अब जल्दी आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो 15 दिन मान के चलिए और उसके बाद आपका पेपर है। तो यूपी पीजीटी के जो अमेरिकन राइटर्स हैं, यहाँ मैंने कुछ अमेरिकन राइटर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। साथ में उनके वर्क से संबंधित एक दो लाइन की बातें भी मैं आपको बीच बीच में बता दूंगी। तो इसके ये हमारा जो है आज इसके लिए। और मैं अब आपको बताऊं कि भाई देखो मेरा जो इसका ये आपको मैं यहाँ बताती हूँ। स्कोपम प्रैक्टिस बैच जो यूपी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा था भाई, अब वो जो है लास्ट के 2 पेपर्स उसके रह गए हैं। कल से लेकर उसमें वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 पेपर रह गए हैं, 18 पेपर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं और 2 रह गए हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है 15 दिन में यार 20 पेपर करने कौन से मुश्किल काम है, तो आप एक लास्ट प्रैक्टिस के तौर पे विद इन 10 डेज आप इसे आराम से निपटा सकते हैं। क्योंकि भाई मैंने तो अपना टाइम लेकर जो है वो एक पेपर को 2 दिन में 3 दिन में निपटाया, लेकिन आप तो एक पेपर को एक दिन में कर सकते हैं। तो अगर 1-2 पेपर भी कर सकते हैं तो आप 10 दिन में आराम से 20 पेपर्स कर सकते हैं। अगर आप 3 भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो ये स्कोपम प्रैक्टिस बैच है। इसके अंदर पीडीएफ्स हैं। देखो, चाहे भले ही 15 दिन रह गए हैं, 1100 रुपये इसकी फ़ीस है, वो 200 रुपये तो होने की नहीं है। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हों, जिन्हें लगता हो कि हाँ भाई ये हमारी हेल्प करेगा, तो वो खरीद सकते हैं। बाकी तो रब राखा, जिसकी जो मर्जी हो वो करो। और जो है इसके अलावा हमारे और जो कोर्सेज वगैरह हैं वो आप स्टोर पे देख सकते हैं। स्टोर पे कोर्सेज आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से हैं। आपकी पसंद का कोई कोर्स हो तो आप ले सकते हैं। और हमारे पास केवल यूपी के ही नहीं है, यूपी टीजीटी के अलावा भाई देखो, अगर वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आता है केवीएस का, ईएमआरएस का, एनवीएस का या यूपीएलटी का, तो सारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन आया नहीं है तो ये वाले बैचेस नहीं है, लेकिन जो हैं बीपीएससी का है और इसके अलावा DSSS का है, तो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट देम एज वेल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, कहाँ गया ये। तो जी अमेरिकन राइटर्स मैंने लिए हैं। इसमें इसमें आपके हेमिंगवे हैं, फॉकनर हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्निक्स इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिंगवेज प्रोज स्टाइल। पहले देख लीजिए, पहले ऑप्शंस देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, लिरिकल एंड ऑर्नेट डिस्क्रिप्शंस, या द आइसबर्ग थ्योरी, या एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। तो आप लोग पहले ध्यान से देखिए और उसके बाद हम लोग जो हैं वो पढ़ते हैं आगे। कौन सी लिटरेरी टेक्निक जो है हेमिंगवे के प्रोज स्टाइल की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक है? तो ये जो टेक्निक है, आपको लग रहा होगा कि भाई कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है, और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स ने एकदम जवाब दिया होगा जो देख रहे हैं, एंड दैट इज द आइसबर्ग थ्योरी। द आइसबर्ग थ्योरी और थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता भी देती हूँ। ये द आइसबर्ग थ्योरी और थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज द टेक्निक दैट वाज पायनियर्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अब उन्होंने इसमें क्या कहा था कि जहाँ पर जो रियल, वेयर द रियल मीनिंग and the emotions, where the real emotions and meaning of the story are hidden underneath the surface story, तो उसे आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है। और जैसे आइसबर्ग होता है उसका केवल एक हिस्सा दिखता है, बाकी का हिस्सा पानी में डूबा रहता है। इन द सेम वे जो ऊपरी तौर पे स्टोरी है उससे कहीं गहरा उसका मीनिंग जो है वो है। और आप ये भी याद रखिएगा, हेमिंगवे की जो ये थ्योरी है, आइसबर्ग थ्योरी और ऑमेशन ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, ये पॉपुलराइज भी किसने करी है? हेमिंगवे ने ही पॉपुलराइज करी है। तो आंसर इज सी।
Now question number second, the character of Jake Barnes is the narrator and protagonist in which of Hemingway's novel. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सबको पता भी है इस क्वेश्चन का जवाब, फिर भी मैं ऑप्शन आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ और आप लोग ऑप्शन देख लीजिए. And the options are A Farewell to Arm, For Whom the Bell Tolls, The Sun Also Rises, The Old Man and the Sea. जेक बार्नेस जो हेमिंगवे के कौन से नॉवल में नरेटर हैं, तो ये आपको पता ही है, दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस. और मैं सोच रही थी थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में बताती भी रहूं, तो मैंने इसीलिए आपको बताने के लिए किताब भी खोल ली है. ठीक है जी, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, 2 मिनट का टाइम दीजिए. द सन ऑल्सो राइजेस एक जो नॉवल है, ये यूके में फिएस्टा के टाइटल से पब्लिश हुई थी. इट गॉट पब्लिश्ड इन यूके विद द टाइटल फिएस्टा. और ये जो है इसका जो नैरेटर और सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि इनके में क्वेश्चंस में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इन के डिकेंस के, फॉकनर के, हेमिंगवे के, उनमें कैरेक्टर्स बहुत पूछते हैं. तो जेक बार्नेस हैं जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, नैरेटर हैं. फिएस्टा के नाम से ये यूके में पब्लिश हुई थी. और यहाँ पर एक और भी है, और उसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, लेडी ब्रेट एशले. ये जो है इसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, लेडी ब्रेट एशले. शी इज़ अ divorcee and she had relationship with many men. Hemingway's novella The Old Man and the Sea primarily explores themes of the futility of human endeavor, men's struggle against nature and the concept of grace under pressure, the destructive nature of war, the innocence of childhood. सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी जो है, इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कोड हीरो का. कोड हीरो का मतलब होता है कि एक वो हीरो हु विल डाई फॉर हिज बिलीफ. ठीक है, इसमें जो उन्होंने दिखाया है सेंटियागो को दिखाया है. सेंटियागो को जो है कर्स्ड माना जा रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने मछली नहीं पकड़ी है. फिर लास्ट में ये दिखाया है कि कैसे वो बहुत गहरे समुद्र में जाता है और ही कुड कैच द फिश, और लेकिन लाते लाते उसको फिश को सारा जो है शार्क्स खा जाती हैं, बट स्टिल पीपल बिलीव दैट ही इज़ समथिंग. तो वो इसमें जो है मेन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर कि टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, ये जो है उन्होंने इसमें बताया है. और ये उनकी बहुत ही प्यारी नावल है ओल्ड मैन एंड द सी. ये नावल जिसमें जो सेंटियागो है, ही इज़ अ क्यूबन फिशरमैन हु कुड नॉट कैच फिश, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉर 84 days. और उसके जो लोग हैं उसे अनलकी मानते हैं, और अनलकी के लिए जो इसमें वर्ड यूज़ करा है वो सलाओ यूज़ करा है. जो अनलकी जो है वो यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया है. कभी कभी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो पूछ ली जाती हैं. और उसका एक ये तो प्रीवियस ईयर में भी मतलब कभी क्वेश्चन आया था कि हु इज़ मैनोलिन. तो फिश, कैरेक्टर, प्लेस, नन ऑफ दीज ऐसे है. तो लोग मार्लिन और मैनोलिन में कंफ्यूज हो जाते हैं. मार्लिन इज़ द नेम ऑफ द फिश एंड मैनोलिन जो है उसका इस नॉवल में एक कैरेक्टर है, और वो अप्रेंटिस है किसका, सेंटियागो का अप्रेंटिस है. मार्लिन और मैनोलिन में जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फटाक से लगाता है अरे तो फिश का नाम है. फिश नहीं है, मैनोलिन इज़ द अप्रेंटिस ऑफ Santiago. Now question number 4. Which historical event forms the backdrop of Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls? World War I, the Spanish Civil War, the Russian Revolution, the American Civil War. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये नॉवल है फॉर हुम द बेल टोल्स, ये स्पेनिश सिविल वॉर, इसका बैकड्रॉप जो दिखाया है वो स्पेनिश सिविल वॉर दिखाया है, और ये है दैट इज़ फॉर हुम द बेल टोल्स. तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. ये नॉवल जो है रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में है. दिस इज़ ये भी कैरेक्टर्स पूछ लेते हैं तो बीच बीच में मैं ये बता देती हूँ. रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो इसमें कैरेक्टर जो दिखाया है रॉबर्ट जॉर्डन का दिखाया है. ये हेमिंगवे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित है व्हेन ही वाज एन एम्बुलेंस ड्राइवर. और
ये वॉज ए जर्नलिस्ट एंड अ वॉर रिपोर्टर। तो ये कहानी जो दिखाई है, और ये इसके अलावा मैं आपको एक और बता देती हूँ कि ये जो टाइटल है ये जॉन डन के होली सोनेट से, जॉन डन के जो सोनेट्स है मेडिटेशंस, वहाँ से जो है ये टाइटल दिया गया है। फिर दोबारा से बता देती हूँ कि ये हेमिंगवे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। ये जो नॉवल है फॉर हुम द बेल टोल्स, इसका टाइटल मेडिटेशंस, जॉन डन के वर्क मेडिटेशंस में से लिया गया है। और मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स से लिया गया है, जो सीरीज है उनकी। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री, अभी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री इज ऑफन नोटेड फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ urban alienation and industrial landscapes, New England rural life and colloquial speech patterns, ancient myths and legends, Victorian societal norm। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो जाने जाते हैं वो न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वेयर इज दिस न्यू इंग्लैंड? इट्स इन अमेरिका। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, और वो न्यू इंग्लैंड के पोएट है। पहली बार जो उनकी तारीफ करी थी वो इजरा पाउंड ने करी थी, और वो फ्रॉस्ट को बहुत सारी डिग्रीज मिली, बहुत सारे उनको पुलिट्जर प्राइज़ मिले, बट ही कुड नॉट गेट नोबेल प्राइज़। तो वो जो है उसके मतलब उनका बहुत मन था, बट ऐसा ना हो पाया। और अब मैं इसी के बारे में आपको इनके फ्रॉस्ट के बारे में बता रही हूँ। तो फ्रॉस्ट ने जो लिखा है वो खुद भी कहते थे कि वो नेचर के वो होमस्पन फिलोसोफर भी जो है फ्रॉस्ट को ही कहा जाता है। फ्रॉस्ट इज कॉल्ड द होमस्पन फिलोसोफर। न्यू इंग्लैंड रूरल लाइफ और कॉलोक्वियल स्पीच पैटर्न्स बताते हैं। द फेमस ओपनिंग लाइन समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल इज फ्रॉम विच ऑफ फ्रॉस्ट पोएम। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये याद है कि ये तो आपको पता है, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ वैसे ही चीज़ें जो हैं वो पूछ लेती हूँ, तो इससे जो है और अच्छे से याद हो जाती हैं चीज़ें। और ये है आपकी दैट इज़ मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल फ्रॉस्ट की जो पोएम है, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, इसके जो मुझे चीज़ें बतानी हैं वो मैं आपको बता दूं मेंडिंग वॉल के बारे में। सबसे पहले मेंडिंग वॉल जो है वो इनका कलेक्शन, कई बार कलेक्शन भी पूछ लेते हैं। तो मेंडिंग वॉल जो है वो इनका ड्रामेटिक लिरिक है, और ये लिया गया है जो इसका कलेक्शन है दैट इज़ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है वो इसका कलेक्शन है, दैट इज मेंडिंग वॉल। और इसमें उन्होंने बेसिकली यही बताया है कि ये ऐसा लग रहा है पोएम में कॉन्वर्सेशन फॉर्म में लिखी गई है। वॉल इट इज द सिंबल ऑफ मैन मेड बैरियर्स, और मैन मेड बैरियर्स को नेचर स्वीकार नहीं करती है। तो ये ड्रामेटिक लिरिक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन में आई थी। Which of the following themes is least prominent in Robert Frost poetry? Isolation and loneliness, the relationship between humanity and nature, socio-political commentary on class struggle, the exploration of moral choices। बताइए कौन सी थीम जो है वो लीस्ट प्रोमिनेंट है? मैं सामने से हट जाती हूँ। वैसे तो आपको देख के पता चल गया, फ्रॉस्ट खुद को कहते थे कि भाई मैं नेचर पोएट नहीं हूँ, मेरी 2 ही पोएम्स हैं जिनमें मैंने ह्यूमन बींग्स को नहीं लिया है। और उन्होंने अपनी आइसोलेशन लोनलीनेस दिखाई है, ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में रिलेशनशिप दिखाया है। जो इस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है दैट इज़ सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन क्लास स्ट्रगल। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both, are lines from Frost poem that typically evokes discussions on। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये, अरे ये लाइन तो जो है द रोड नॉट टेकन की लाइन्स हैं, लेकिन इसमें उन्होंने पूछा क्या है। पहली बात, द रोड नॉट टेकन की ये लाइन है, ये पॉपुलर लिरिक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेंडिंग वॉल का जो कलेक्शन है, अगर आपको याद है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए। क्या कलेक्शन बताया था मैंने आपको, याद आया? नॉर्थ ऑफ बोस्टन, सही जवाब। अब आपका यही है द रोड नॉट टेकन है। तो रोड नॉट टेकन कौन से कल से बात करते हैं? पहले कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, इसका कलेक्शन है दैट इज माउंटेन इंटरवल। द टू रोड्स डाइवर्स, ये पोएम जो उन्होंने लिखी थी एक्चुअली लगता है बहुत डीप मीनिंग वाली है, मगर ये कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई रॉट दिस पोएम ओनली फॉर द सेक ऑफ फन। तो ये जो पोएम है उसमें उन्होंने बताया है कि समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू थिंग्स। और ये जो चीज़ होती है कि देर आर, क्योंकि बोथ आर इक्वली गुड,
तो कौन सी चीज़ चुने कौन सी चीज़ छोड़े समझ में नहीं आता है। और हालांकि पोएम बहुत सिंपल है और एपिग्रामेटिक स्टाइल में लिखी गई है, और अभी मैंने आपको बताया माउंटेन इंटरवल इसका कलेक्शन है। ये बताया है द सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। विलियम फॉकनर, अब हम विलियम फॉकनर पे आ गए हैं, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग द फिक्शनल काउंटी ऑफ। अभी आप सबको पता है कि फॉकनर जो हैं वो एक जिसे कहना चाहिए कि भाई वो एक रीजनल राइटर हैं, हार्डी और भारत के आर के नारायण, तो वो एक रीजनल राइटर हैं। तो उन्होंने कौन सी फिक्शनल काउंटी जो है उसको वो करा है, and that is yes, that is योग्नापटावा कंट्री, मोकोंडो, वेसेक्स। वेसेक्स मालगुडी तो आपको पता है वेसेक्स हार्डी का क्रिएट करा हुआ है, मालगुडी आर्क नारायण का है। एंड द आंसर इज दैट इज, अब देखो डी ले लिया इसने, दैट्स ए। Which of Faulkner's novels utilizes multiple narrators and a fragmented timeline to tell the story of the Compson family decline? Absalom, Absalom, Light in August, The Sound and the Fury, As I Lay Dying Elements. अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि इसका जो है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत ध्यान से चाहिए, उसके बाद जो है जवाब देना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद जो है मुझे जवाब दीजिए। कौन से फॉकनर की स्टोरी जो है वो एक फ्रेगमेंटेड टाइमलाइन बताती है कॉम्सन फैमिलीज डिक्लाइन की? एब्सलम, एब्सलम, लाइट इन ऑगस्ट, द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग एलिमेंट्स। तो भाई यहाँ पर एज आई ले डाइंग एलिमेंट्स पता नहीं कहाँ से आ गया है ये। देखिए इसका जवाब है सी, द साउंड एंड द फ्यूरी। साउंड एंड द फ्यूरी जो इनका नॉवल है, ये एक सदर्न फैमिली मेंबर्स की स्टोरी है। Those who become victims of incest, suicide, lust। ये जेफरसन, इसकी जो सेटिंग है वो जेफरसन मिसिसिपी है, और ये कॉम्सन फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है पूरी स्टोरी। अब याद रखिएगा कॉम्सन फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज़ अ टेल ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड एंड्योरेंस। और यहाँ पर इसमें क्वेंटिन, जेसन और बेंजी, बेंजामिन या बेंजी, और उसका पहले नाम मॉरी या मॉरिस रखा जाता है, बाद में बदल के बेंजी कर दिया जाता है। कैडी, ये सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट, अब यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ नडा, nothingness or despair, often associated with existential dread, is a pervasive theme in many of Hemingway's work, particularly noticeable in his short story The Snow of Kilimanjaro, A Clean, Well-Lighted Place, Hills Like White Elephants, Indian Camp। चलिए अब जरा ये इसके बारे में मुझे बता दीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नडा, नथिंगनेस और डिस्पेयर, ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सिस्टेंशियल ड्रेड, ये कौन से शॉर्ट स्टोरी में ये हमें थीम देखने को मिलती है? नथिंगनेस। अब ये भी याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो भाई हो सकता है आप लोगों को सब पता भी हो, पढ़े हो, मैं ज़्यादा होशियार नहीं बन रही हूँ अपने आप को। जैसे मैंने हेमिंगवे की आइसबर्ग थ्योरी बताई, ऐसी नडा जो है ये वर्ड नथिंगनेस या डिस्पेयर भी इन्हीं से संबंधित है। और ये जो है कौन सी स्टोरी में ये बताया गया है? एट दैट इज बी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। तो दो चार चीज़ें भी अगर आपको नहीं मिलती हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसको ग्रैस्प कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें कोई चीज़ आती है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को नडा जो वर्ड है दैट इज़ अ स्पेनिश वर्ड, और ये जो है नथिंग से लिया गया है। ठीक है, ये भी ये बताया न था।
नाडा जो है ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़ा हुआ शब्द है, और ये इनकी जो मैंने क्लीन वाइट वेल लाइटेड प्लेस के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो इनकी ये एक दो हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है जिसमें नाडा का कंसेप्ट है यानी कि नथिंगनेस, शॉर्ट स्टोरी है क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, और जिसमें जिस नॉवल में इनके नडा का कॉन्सेप्ट है यानी कि डिस्पेयर या नथिंगनेस का, दैट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स। नडा का कॉन्सेप्ट नडा जो है, नडा या आप जो देख रहे हैं नथिंगनेस, ये कॉन्सेप्ट अगर आप नॉवल में देखेंगे तो फेयरवेल टू आर्म्स में है, और स्टोरी में क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में है। दिस इज द स्टोरी दैट डील्स विद एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर एंड द ह्यूमन नीड फॉर कंफर्ट इन द फेस ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फेयरवेल टू आर्म्स में और क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स, एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर सर्विंग इन द इटालियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो फेयरवेल टू आर्म्स मैंने अभी आपको बताया भी कि फेयरवेल टू आर्म्स जो है भाई वो ये एक नडा का कॉन्सेप्ट बताता है। इसमें कौन है वो अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर जो इटालियन आर्मी में वर्ल्ड वॉर के दौरान सर्व करता है, एंड दैट इज सी फ्रेडरिक हेनरी, दैट इज सी फ्रेडरिक हेनरी। Hemingway's early life experiences, particularly his time as an ambulance driver in Italy during World War I and his passion for fishing and hunting, significantly shaped his. पहले सारे वो दिखा देती हूँ ऑप्शन। Adoption of stream of consciousness narrative, focus on abstract philosophical concepts, portrayal of stoic male protagonist and themes of struggle and endurance। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हेमिंगवे की जो अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली उनके अपने टाइम के एम्बुलेंस ड्राइवर के एक्सपीरियंस जो हैं वो उन्होंने क्या शेप करा है। तो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर्स, जो कोड हीरो का कॉन्सेप्ट आया है, स्टोइक मेल कैरेक्टर्स दिखाए हैं, थीम ऑफ जो है नडा की थीम जो है हम देखने को मिलती है, तो पोर्ट्रेयल ऑफ स्टोइक मेल प्रोटैगनिस्ट। Which of the following is not considered a significant feature of Hemingway's code hero? A commitment to self-discipline, an adherence to traditional societal values, an ability to face adversity with grace and dignity, a profound disillusionment with traditional beliefs and institutions। बताइए इनमें से कौन सा कोड हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है? फिर दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट। मैंने अभी आपको कोड हीरो के बारे में ये बताया भी था कि कोड हीरो जो क्या होता है, अ कमिटमेंट टू सेल्फ डिसिप्लिन, कि भाई अगर कुछ ठान लिया तो करके छोड़ेंगे, एंड अदरेंस टू ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज एंड मॉरल कोड्स। ठीक है, एक बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता ना कि जो ठान लिया वो करके छोड़ेगा, तो वो व्यक्ति कभी भी ना ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज को फॉलो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये कोड हीरो के का जो है वो फीचर नहीं है, एन अदरेंस टू ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज एंड मॉरल कोड्स। जब वो ट्रेडिशनल बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन से डिसइल्यूजनड हो जाएगा तो ठान लेगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डिजाइन इज अ शॉर्ट सोनेट that contemplates the beauty and harmony of nature, the role of human beings in shaping their environment, the presence of design and implicitly a designer even in seemingly insignificant or sinister natural occurrences, और D है इसका the fragility of life and the inevitability of death। तो भाई क्वेश्चन दोबारा से थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब देखो, The Robert Frost poem Design is a short sonnet that contemplates, ये भी याद रखना, Design is a short sonnet by Robert Frost। जैसा पूछ रहे थे ना हैप पोएम किसकी है, हार्डी की है, तो इसी तरीके से ऐसे ही डिज़ाइन पोएम किसकी है, तो पीजीटी में तो राइटर्स भी बहुत सारे हैं ना, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सोनेट है ये। तो इसका आंसर है द प्रेजेंस ऑफ डिज़ाइन एंड सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, ये सी है, इसका आंसर है सी।
Which collection of Robert Frost poetry won the Pulitzer Prize, like Stopping by Woods on a Snowy Evening? Stopping by Woods on a Snowy Evening कहाँ से ली गई है? Stopping by Woods on a Snowy Evening आपको सबको पता है कि कौन से ये जो है, इसलिए मैं आप लोगों से कह भी रही थी कि भाई ये भी याद रखने ज़रूरी होते हैं. न्यू हैम्पशायर. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. इतनी प्यारी पोयम है ये. मतलब सभी को, मेरे को लगता है ये पोयम ऐसा कोई ही होगा जिसे ये पोयम जो है पसंद नहीं होगी. और न्यू हैम्पशायर, और ये इतनी कहना ना कि जवाहरलाल नेहरू जी को इतनी पसंद थी ये पोयम कि उनके लास्ट 4 लाइंस जो हैं दैट वाज फाउंड ऑन द जो है उनके ऑफिस टेबल में मिली थी व्हेन ही राइट. The woods are lovely, dark and deep, but miles to go before I sleep. I have promises to keep, but miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. थोड़ा एंड और बट का मैंने वो कर दिया है पूरा सुबह से. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये मेरी भी बड़ी पसंदीदा लाइन्स हैं और मुझे लगता है बहुत लोगों की पसंदीदा लाइन्स हैं. दोज हु अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. Frost often used the dramatic monologue and dialogue in his poems to capture the rhythm and nuances of classical Greek or Roman speech, Shakespearean England, New England vernacular, rural conversations. अभी आपको पहले सी ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि वो मोनोलॉग और डायलॉग जो यूज़ करते हैं वो जनता जनार्दन से जो कनेक्ट होने के लिए. न्यू इंग्लैंड वर्नाकुलर. The poem Out by Robert Frost with the tragic death of a young boy due to an accident involving. ये पोएम बड़ी मतलब दिल को छू जाने वाली पोएम है. कार, ट्रेन, चेनसॉ, फार्मिंग ट्रैक्टर. एक बच्चा है, उसका चेनसॉ से आरी से हाथ कट जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो मर जाता है. तो ये जो है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, भले ही सुनना ना चाहे मगर मैं ज़रूर बताऊँगी. ये पोएम थोड़ा सा मैं इसके एक सिंगल स्टेंजा पोएम है या आउट आउट. और इसके बारे में मैं आपको है द बस सॉ स्नार्ल्ड एंड रेटल्ड इन द यार्ड एंड मेड डस्ट एंड ड्रॉप्ड stove length sticks of wood, sweet scented stuff when the breeze drew across it, and from that there those that lifted eyes could call. तो ये जो है आपका जो ये पोयम है ये बहुत ही मतलब एक बच्चा है जो इसमें जो आउट आउट है. ये एक जो इसमें इसका टाइटल है इट टेल्स अ ट्रैजिक टेल ऑफ अ बॉय हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट. और जब वो अपने डिनर के लिए जा ही रहा है तभी उसका हाथ जो है वो चेनसॉ में बस में आ जाता है और जो है वो उसका हाथ उसको मतलब कट जाता है और वो ब्लड लॉस की वजह से मर जाता है. तो इट दिस पोएम इज रिमाइंडर दैट हाउ फ्रेजाइल आवर लाइफ इज. तो ये है द आंसर इज सी, chainsaw or buzzsaw. Faulkner's narrative technique that involves shifting perspectives, non-chronological events and often stream of consciousness, especially evident in novels like The Sound and Fury and Absalom. Absalom is known as. देखो जब नैरेटिव टेक्निक में बहुत सारे जो है चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल focalization होगा. And the last question, the novel As I Lay Dying by Faulkner is unique for its narration. Single omniscient narrator, 59 different characters, 15 different characters या only the Bundren family. भाई ये नॉवल है ना As I Lay Dying, ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स 59 चैप्टर्स में अलग अलग अपने बताते हैं. इवन जो डिजीज एडी बंड्रन है वो भी.
तो ये है आज का, जो मैंने अमेरिकन राइटर्स पे थोड़े से क्वेश्चंस लिए थे। तो आई होप कि 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि बीच बीच में आपको चीज़ें भी बताई हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग वाकई में अच्छी तैयारी कर रहे हैं, भगवान उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करे। और तो जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं वही मेरे चैनल पे आते भी हैं, ठीक है। क्योंकि और तो कुछ इसमें एंटरटेनमेंट है नहीं, तो पढ़ाई है और कुछ तो है नहीं। तो चलिए, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।